अब जो बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड होगा ऑन बोरोइंग, उसको हम कैपिटलाइज करें या उसको एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएं, यही आपको इस इंड एस में पढ़ना है। यानी इंड एस 23 ही आपको बताएगा कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होने वाला है या बोरोइंग कॉस्ट आपका पीएनएल अकाउंट में जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता होगा, सर हमने इंटरमीडिएट लेवल पर जो AS 16 पढ़ा था वो भी यही बताता था कि अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड की गई है फॉर प्रोडक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर एक्विजिशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, तो उसको कैपिटलाइज करते थे, और जो क्वालिफाइंग एसेट के प्रोडक्शन पर, कंस्ट्रक्शन पर, एक्विजिशन पर इनकर्ड नहीं होता था उसको पीएनएल में भेजते थे। क्या यही सब इंड एस 23 में है? हाँ जी, आप समझ लीजिए यही सब है। तो क्या AS 16 और इंड एस 23 में कोई अंतर नहीं है? बेटा अंतर तो है, डिफरेंस है। डिफरेंस है वो आपको अभी दिख जाएगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, चूंकि आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पर AS 16 पढ़ लिया था, इस वजह से बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं आई। बहुत ही प्यारा इंड एस है, ठीक है, इंड एस 23, और आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो इंड एस 23 में जो बोरोइंग कॉस्ट है उसके बारे में देखिए। बोरोइंग कॉस्ट क्या बोला गया कि बोरोइंग कॉस्ट इंक्लूड्स फॉलोइंग, कौन कौन सी? इंटरेस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। AS 16 इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करता था। AS 16 ने कभी भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं की। AS 16 में क्या होता था कि इंटरेस्ट कॉस्ट और जो उसकी अदर कॉस्ट होती थी विच वर इनकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, जैसे स्टैंप ड्यूटी हो गया, जैसे ब्रोकरेज हो गया, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो गए, ये जो अदर कॉस्ट थी इसको अमोर्टाइज किया जाता था ओवर द पीरियड ऑफ लोन। मान लीजिए 1 लाख रुपए का यह अदर कॉस्ट था और 5 साल लोन का पीरियड था, तो हर साल की बोरोइंग कॉस्ट 20,000 रुपए मानी जाती थी, यानी अमोर्टाइज किया जाता था। और इंटरेस्ट कॉस्ट फिर प्लस अदर कॉस्ट विच वर इनकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड, और जो अदर कॉस्ट होती थी वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होती थी। यहां पर इंड एस 23 में जो अमोर्टाइज्ड पार्ट था उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। यहां पर जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, चाहे इंटरेस्ट कॉस्ट हो चाहे अदर कॉस्ट हो विच वर इनकर्ड फॉर अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में समायोजित कर लिया जाता है, उसी में एडजस्ट कर लिया जाता है। अब सवाल उठता है, सर व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा वही है जो आपने इंड एस 109 में कैलकुलेट किया। ध्यान, जब वहां लोन अकाउंट बनाते थे तो एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था। तो जो वहां इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट था इंड एस 109 में, वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड एस 23 में यूज होता है। जिन बच्चों ने इंड एस 109 नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी यहां पर भी हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कहाँ, हमें कल की बात ध्यान नहीं रही थी, आप इंड एस 109 AS 16 की बात बता रहे हो कि ध्यान करो। कोई बात नहीं, यहां पर भी सीखेंगे, यहां पर भी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बोरोइंग कॉस्ट में एक तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको निकालना है, इसमें सारी अदर कॉस्ट भी समायोजित हो जाती है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। उसके बाद फाइनेंस चार्ज अंडर फाइनेंस लीज, ये भी बोरोइंग कॉस्ट में इंक्लूड होता है। और फाइनेंस चार्ज क्या होता है, आपने इंटरमीडिएट लेवल पर AS 19 जो पढ़ा था वो तो पढ़ा ही होगा, यहां पर भी इंड AS 116 आप पढ़ोगे, इंड AS 116,
उसमें आपको पता चलेगा फाइनेंस चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। और दूसरा, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी लोन एज पर पैरा 6E। AS 16 में पैरा 4E था, इंडियस 23 में पैरा 6E है। इसकी भी बात करेंगे इसी इंडियस। ठीक है, तो सबसे पहली जो हम बात करेंगे, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे समझाना है। आइए बेटा, सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा इस इंडियस का, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। ये कैसे निकलता है। क्योंकि जो बोरोइंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से करोगे। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड होगा या बोरोइंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये तो बात का मैटर है। पहले बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट तो करना आना चाहिए कि बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। तो बोरोइंग कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। बेटा मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया। अभी सिर्फ आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। ठीक है, 10 लाख का आपने लोन लिया। जब आपने लोन लिया तो आपको इस पर 20,000 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ा। ब्रोकरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था। 20,000 ब्रोकरेज देना पड़ा। 40,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी का खर्चा हो गया। 10,000 रुपए कोई और खर्चा हो गया बोरोइंग पर ही। यानी 10 लाख रुपए का लोन लेने पर आपको 70,000 रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, तो लोन आया 10 लाख, 70,000 चले गए, तो आपके हाथ में कितना आया। आपके हाथ में कितना आया, 9,30,000। यानी आपके हाथ में जो पैसा आया, नेट प्रोसीड अगर देखा जाए बेटा, तो 9,30,000 आया। यानी जो आप पैसा यूज करोगे वो 9,30,000 करोगे, 9,30,000। जबकि इंटरेस्ट कितने पर पे करोगे, ये 10% का जो रेट है ये किस अमाउंट पर लगेगा, 930 पर या 10 लाख पर। बेटा लोन का अमाउंट अगर 10 लाख था तो 10 लाख पर ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप सोचो, यूज करोगे 9,30,000 और इंटरेस्ट दोगे 10 लाख पर, तो क्या आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आप खुद अपने दिमाग से सोचो, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होगा। यानी 9,30,000 यूज करोगे, 9,30,000 यूज करोगे और इंटरेस्ट दोगे 10 लाख पर, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं होगा बेटा, कुछ ज्यादा होगा। AS 16 में क्या होता था, AS 16 में ये जो कॉस्ट होती थी इसको अमोर्टाइज्ड कर देते थे ओवर द पीरियड ऑफ लोन। यहां पर अमोर्टाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहां पर जो भी कॉस्ट इनकर्ड हुई है ऑन दी डेट ऑफ लोन, जो आपने लोन लिया था उस वक्त जो भी कॉस्ट इनकर्ड की है, अरेंजमेंट ऑफ फंड में आपने जो भी कॉस्ट इनकर्ड की है, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही एडजस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ऐसे ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे एक कंपनी ने डिवेंचर इशू करे। डिवेंचर इशू करे, आपको पता है डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो फेस वैल्यू पर जाता है। अब आपने डिवेंचर इशू करे डिस्काउंट पर, इशू करे प्रीमियम पर, उससे कोई मतलब ही नहीं। इशू किसी भी वैल्यू पर किए हों, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर जाता है, पता होगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने डिवेंचर इशू करे डिस्काउंट पर, रिडम्पशन करूंगा प्रीमियम पर। मान लीजिए इशू के टाइम कुछ अंडरराइटिंग कमीशन भी पे करना पड़ा होगा, तो नेट प्रोसीड मेरा कुछ होगा, आउटफ्लो कुछ और होगा, और इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा फेस वैल्यू पर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक्चुअल में, जिस पर मैं पेमेंट करूंगा डिवेंचर होल्डर को, वो बोरोइंग कॉस्ट नहीं होगी, बोरोइंग कॉस्ट कुछ और होगी। तो उसके लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही बोरोइंग कॉस्ट निकल कर आए। ठीक है, आइए मैं एक पहले एग्जांपल लिखवाता हूं और उससे आपको समझाऊंगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा।
देखो एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग भी लिखेंगे मेरे साथ में एग्जांपल। ए लिमिटेड इशूड डिवेंचर, बल्कि लिखिए 50,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट, लीजिए, विच आर ऑन 1/1/2016, विच आर redeemable at 20% premium आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद ये 20% प्रीमियम पर रिडीम होने वाला है। ठीक है, देखो बेटा, इशू करा डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट पर, रिडम्पशन होगा प्रीमियम पर। ठीक है, तो पैसे आएंगे कम, जाएंगे ज्यादा। आगे लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन डिवेंचर इज 10% पर एनम। लीजिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अंडरराइटिंग कमीशन इज 3% ऑन फेस वैल्यू। मान लीजिए फेस वैल्यू ले लो, ठीक। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, अब आप सोचिए 50,000 डिवेंचर इशू करें, 100 का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पर है, तो अगर 90 रुपए आपके पास आएंगे तो बेटा 50,000 इंटू 90, बेटा 45 लाख रुपीज आपके पास आएंगे। जबकि इंटरेस्ट किस पर पे करोगे आप? फेस वैल्यू पर, यानी 50 लाख पर। इंटरेस्ट 50 लाख पर पे करोगे, हाथ में आए 45 लाख, और उसके बाद जब पेमेंट करोगे हर साल इंटरेस्ट जाएगा 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, और एंड में आकर जब रिडम्पशन करोगे ना बेटा, तो रिडम्पशन करोगे 50 लाख प्लस 20%, 60 लाख। यानी वापस करोगे 60 लाख, जेब में आए हैं 45 लाख, इंटरेस्ट पे करोगे 50 लाख पर। ठीक है, और अंडरराइटिंग कमीशन भी है कुछ, तो और कमाए होंगे हाथ में। लीजिए 50 लाख का फेस वैल्यू पर बोला है, तो 50 लाख का 3%, 1.5 लाख का अंडरराइटिंग कमीशन भी है। तो बेटा 50 लाख जो थे उसमें से 5 लाख तो डिस्काउंट कट गया था, और 1.5 लाख रुपए अंडरराइटिंग कमीशन कट गया, तो हाथ में आए थे 43,50,000, जाएंगे 60 लाख, इंटरेस्ट पे करोगे 50 लाख का। अब इंटरेस्ट किस रेट से पे करोगे? 10% से। तो क्या बेटा ये क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है? एक्चुअल में पेमेंट तो 10% से करोगे, लेकिन क्या ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है? नहीं, दिस इज नॉट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकलेगा? आइए मैं आपको एक एक करके बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी कुछ नहीं है बेटा। जिन्होंने इंड AS 109 पढ़ लिया वो खामोश बैठे रहेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आराम से बिल्कुल एक एक चीज, जल्दबाजी कुछ नहीं बिल्कुल भी। देखिए सबसे पहले नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, यानी आपके हाथ में कितना पैसा आया वो देखिए। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, पहले नेट प्रोसीड निकालो कि कितना है। देखो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इशूड 50,000 इंटू 100, 50 lakhs,
यानी 50 लाख रुपए आने चाहिए थे, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू एट द रेट 10%, तो डिस्काउंट हो गया 5 लाख, माइनस अंडर राइटिंग कमीशन एट द रेट 3% ऑन फेस वैल्यू बोला है, ठीक है। इशू प्राइस भी बोल सकता था, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो आप इशू प्राइस पर ले लेते, यानी 90 पर, तो 45 लाख का 3% हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 1,50,000, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, यानी नेट प्रोसीड आपके हाथ में कितना आया, 43,50,000, ये आपके हाथ में आया बेटा। यानी 50 लाख की फेस वैल्यू के डिवेंचर आपने इशू करे, हाथ में आया 43,50,000, ठीक है। इंटरेस्ट किस पर पे होगा हर साल, 50 लाख पर। आपके हाथ में क्या आया उससे डिवेंचर होल्डर को मतलब नहीं है, उनको इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का एक्सपेंसिव आपका 5 लाख नहीं होगा हर साल का। पेमेंट आप इंटरेस्ट हर साल 5 लाख करोगे, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जिसको बोरोइंग कॉस्ट बोलते हैं बेटा, वो 5 लाख नहीं होगा, वो निकलेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, आइए नंबर 2 पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसके स्टेप भी आपको लिखवाऊंगा बाद में, पहले कैलकुलेट करना सीख लीजिए आराम से, उसके बाद मैं आपको स्टेप भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देखो बेटा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट होता है जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो विल बिकम इक्वल टू नेट प्रोसीड्स। जिस रेट पर आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रोसीड के बराबर हो जाएगी, उस रेट को बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर आउटफ्लो का मतलब, आउटफ्लो का मतलब जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो, और जो एंड में आकर रिडम्पशन वैल्यू होगी वो, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू अगर ये जो नेट प्रोसीड है ना 43 लाख, इसके बराबर हो जाए, यानी जिस रेट पर आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रोसीड के बराबर हो जाएगी, उस रेट को हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर तो ये कैसे ढूंढेंगे, तो वही तो सिखाना है आपको कि कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। इंडियस 109 में पढ़ा है आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं सिखा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट होगा। आइए कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ईयर, उसके बाद आउटफ्लोज, आउटफ्लोज ईयर 1 ईयर है कौन सा, 2016, फिर है 2017, फिर है 2018, फिर है 2019, फिर है 2020, यानी 5 साल के बाद तो पेमेंट हो जाएगा। 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे होगा पहले साल के एंड में, 5 लाख का इंटरेस्ट होगा दूसरे साल के एंड में। बेटा इंटरेस्ट कैसे पे होगा, जो फेस वैल्यू है ये 50 लाख, इसका 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जो है वो हमेशा अप्लाई होता है फेस वैल्यू पर। तो जो फेस वैल्यू आपने डिवेंचर की है उस पर 10% हर साल इंटरेस्ट जाएगा, तो 5-5 लाख रुपए इंटरेस्ट जाएगा हर साल। तो 5 लाख, 5 लाख,
अच्छा 5 लाख। और बेटा फिफ्थ ईयर में इंटरेस्ट जो 5 लाख है वो तो जाएगा ही जाएगा, और रिडम्पशन भी होगा डिवेंचर का, तो 50 लाख में 20% ऐड करिए। 50 लाख में 20% प्लस 20%, 60 लाख। इसमें 5 लाख का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए, बोलो कितना हो गया? 65 लाख। आप भी जोड़िए। 50 लाख प्लस 20%, 60 लाख, यानी रिडम्पशन वैल्यू है 60 लाख और 5 लाख का इंटरेस्ट। तो बताइए कितना होगा? टोटल हो जाएगा 65 लाख। 65 लाख कैसे? 5 लाख तो है बेटा इंटरेस्ट प्लस रिडम्पशन, 50 लाख प्लस 20%, ये रिडम्पशन हो गया। तो टोटल मिलाकर ये आपका 65 लाख लास्ट ईयर में आपका पेमेंट होगा। ठीक। अच्छा, अब सवाल उठता है, ये जो आउटफ्लो हुआ है टोटल, ये टोटल आउटफ्लो कितना हुआ? एक बार जरा जोड़ो, आप भी जोड़िए जरा, बताइए कितना होगा? 65 लाख और प्लस 20, 85 लाख। 85 लाख। ये जो आप टोटल 85 लाख का पेमेंट करने वाले हो ओवर 5 ईयर, इस 85 की प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पर इस 43,50,000 पर आ जाएगी, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसी को इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आइए कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मान लीजिए मैं पहले ले लेता हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% पर ले लेता हूं। 10% पर वैसे आएगा नहीं सर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आइए निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए इस रेट पर। प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, बोलो कितना होगा? जोड़ लीजिए, मैं भी निकालता हूं, आप भी निकालिए। 5 लाख इंटू 0.909, ये हो जाएगा 4,54,500। 5 लाख इंटू 0.826, 4,13,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो निकालना आते हैं ना, या ये भी सिखाना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाई 1.10 और बराबर वाला बटन दबाते रहेंगे। 5 लाख इंटू 0.751, 3,75,500। 5 लाख इंटू 0.683, 3,41,500। ठीक है। अच्छा, फिर 65 लाख इंटू 0.621, ये हो जाएगा 40,36,500। इन सबको जरा जोड़िए बेटा, जोड़िए जरा, कितना होगा? ये होगा 56,21,000। वेरीफाई कर लो एक बार। 56,21,000, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। देखो 56,21,000 सही है या नहीं? जल्दी जल्दी करो, ये सारे काम अब भी मेरे से ही करवाओगे? एग्जाम में मैं साथ जाने वाला हूं क्या? जल्दी करो फटाफट। हाँ जी, देखो बेटा,
56,21,000, ठीक है ना? ठीक है। अब मुझे इस 85 लाख की प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर चाहिए? 43,50,000 के। लेकिन 10% पर तो वो नहीं आया बेटा। 10% पर प्रेजेंट वैल्यू आई 56,21,000। तो मैंने एक ट्रायल किया, लेकिन वो ठीक नहीं बैठा। ट्रायल किया लेकिन ठीक नहीं बैठा। अब मुझे कोई और रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जिस पर 85 लाख की, यानी टोटल आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू 43,50,000 यानी नेट प्रोसीड के बराबर आ जाए। मुझे ऐसा रेट चाहिए। ठीक है। अब बताओ, मुझे 56,21,000 से 43,50 पर आना है। 56,21 जो है वो 10% पर है। तो बताओ, अब मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा 10% से, या कम करना पड़ेगा? बेटा, जितना रेट बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही कम होगी। आपको पता है ना, फाइनल के बच्चे हो, ये तो पता होना चाहिए कि रेट बढ़ाते जाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी, रेट कम करते जाओगे प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 43,50,000 चाहिए, जबकि 10% पर आया है 56,21। तो 10% से तो रेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर प्रेजेंट वैल्यू 43,50 आ सकती है। सर, तो कौन सा रेट ले? आइए बेटा, मैं ले लेता हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 20% ले लेता हूं। सर 20% ही क्यों? हम 15% भी ले सकते हैं। ले सकते हो, मैंने कब मना किया? आप 18% भी ले सकते हो, आप 17% भी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मैं 20% पर निकालता हूं। ठीक है, आइए 20% पर निकालते हैं। पहले प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.2, 1 डिवाइडेड बाई 1.2। बेटा आप लोग भी निकालेंगे, साथ के साथ अपने आप निकालिए, मेरे पर डिपेंड ना रहे। 0.694, 0.579, 0.482, 0.402। ठीक है। अब इस पर प्रेजेंट वैल्यू और निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू एट 20%, 20% पर कितना प्रेजेंट वैल्यू होगा? आइए निकाल लेते हैं। 5 लाख इंटू 0.833, 4 लाख 16,500। 5 लाख इंटू 0.694, 3,47,000। 5 लाख इंटू 0.579, 289,500। 5 लाख इंटू 0.482, 2,41,000। 65 lakhs into 0.402, 26,13,000। बेटा दुआ मांगो, ओ गॉड, ओ गॉड, दुआ मांगो, ओ गॉड, ये 43,50,000 के बराबर आ जाए। ओ गॉड, दुआ मांगो, दुआ मांगो, जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग दुआ मांगिए। ये आया 39,07,000। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मुझे चाहिए था 43,50,000, आ गया 39,07,000। अब क्या करूं? पहला 10% का रेट लगाया तो आया 56,21,000। 20% का रेट लगाया 39,07,000। एक बार वेरीफाई करो सब लोग। 4,16,500 प्लस 3,47,000, 3,47,000, 289,500, 241,000,
और 26,13,000, 39,60,000। लो जी, फिर ट्रायल किया और फिर गलती हो गई। ट्रायल एंड एरर इसी को बोलते हैं। फिर कोई रेट लेना पड़ेगा। सर ऐसे तो हम कब तक रेट लेते रहेंगे? अब रेट लेने की जरूरत नहीं। अब मेरे को एक बात समझ आ गई, ध्यान से सुनना, कि रेट कहीं ना कहीं 10% और 20% के बराबर है। रेट कहीं ना कहीं 10% और 20% के बराबर है। कैसे? जब मैंने 10% पर प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो आया 56,21,000, 20% पर निकाला तो 39,07,000, यानी एक में 43,50,000 से ज्यादा आया और एक रेट में 43,50,000 से कम आया। इसका मतलब रेट कहीं ना कहीं 10% और 20% के कहीं ना कहीं बीच में। और कितना बीच में है अब मैं कैलकुलेट उसको कर लूंगा। कैसे? आइए मैं आपको सिखाता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे तो आप लोगों ने शायद सीखा होगा एफएम में इंटरमीडिएट लेवल पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो मानकर चल रहा हूं तुमको कुछ नहीं आता। ठीक है, देखो बेटा, इन दोनों में जरा डिफरेंस देखो, यानी 10% से 20% पर जाते वक्त कितनी वैल्यू में कमी आ गई वो देखिए। 56,21,000 माइनस 39,07,000, 17,14,000 का कमी आ गई, यानी 56,21,000 से 39,07,000 हो जाने पर 17,14,000 कम हो गया। जबकि मुझे कम करना कितना था? मुझे 43,50,000 तक लाना था। तो बेटा मुझे कम करना कितना था? मुझे कम करना था 56,21,000 से मुझे 43,50,000 पर आना था। इसका मतलब मुझे कम करना कितना था? 56,21,000 माइनस 43,50,000, 50,000, यानी 12,71,000 मुझे कम करना था बेटा, कम करना था। यानी 10% से मुझे इतना रेट बढ़ाना था कि कम प्रेजेंट वैल्यू जो कम होती 56,21 से वो 12,71 होती, लेकिन मैंने 10% रेट बढ़ा दिया। 10% से सीधा 10% बढ़ा दिया, जिससे रेट कम हो गया 17,14,000। बात समझ में आ रही? मतलब मैंने पहले रेट कितना लिया था? 10%, जिस पर प्रेजेंट वैल्यू आई 56,21,000 और मुझे कितनी चाहिए थी? 43,50,000। तो मैं 10% से कितना रेट बढ़ाऊं जो प्रेजेंट वैल्यू 12,71,000 से कम हो? मैंने 10% बढ़ाया। 10% से बेटा जो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई वो 17,14,000 कम हो गई। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा कम से बढ़ाना चाहिए था, मुझे 10% से नहीं बढ़ाना चाहिए था, मुझे थोड़ा कम से बढ़ाना चाहिए था। तो अब मुझे वही रेट निकालना है कि मुझे कितने से बढ़ाना चाहिए था। 10% से कितना बढ़ाना चाहिए था जिससे प्रेजेंट वैल्यू 12,71,000 कम होती, यानी 12,71,000 कम होता, जबकि मेरे 10% के बढ़ाने से 17,14,000 कम हो गया। ठीक है, तो आप जरा देखिए, आप देखिए बेटा, मेरे 10% बढ़ाने से मुझे इतना रेट बढ़ाना चाहिए था कि 12,71 कम हो, जबकि कम कितना हो गया? 17,14,000। तो ये कितना परसेंट बढ़ाने से? 10% बढ़ाने से 17,14,000 कम हो गया। तो मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं 10% से जो 12,71 कम हो? तो आप जरा कैलकुलेट कर लो, 12,71 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 17,14,000। तो बेटा 7.41 यानी 10% जो पहले रेट लिया था मैंने, उसमें 7.41% मुझे ऐड करना पड़ेगा, यानी 17.41
41% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी 10% जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू जो 10% से मैंने निकाला था वो 56,21,000 आया था, तो मुझे कुछ रेट बढ़ाना था जिससे प्रेजेंट वैल्यू 43,50,000 आ जाए। तो जब 43,50,000 मुझे प्रेजेंट वैल्यू लानी है तो 10% से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बढ़ाना था। तो कितना बढ़ाना चाहिए था? 7.41 बढ़ाना चाहिए था। तो 10% प्लस 7.41 17.41%, दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो मैंने आपको यहां पर ये कैलकुलेट करवाया, इसका एक फॉर्मूला बन गया हमारा। सर क्या फॉर्मूला बन गया? आइए मैं इसको फॉर्मूले में फिट करता हूं। अब आपको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कई बच्चे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो बेटा? हाँ, आईआरआर ऐसे ही निकालते थे। ये आईआरआर ही तो है, दिस इज आईआरआर। ठीक है, आईआरआर को ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। आप सही पकड़े, जी हाँ। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूला लिखता हूं, लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट, जो आपने रेट में डिफरेंस लिया था। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। तो लोअर रेट आपने क्या लिया था? 10%, फिर प्लस पीपी एट लोअर रेट कितना आया था? 56,21,000। नेट प्रोसीड कितना था? 43,50,000 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट 56,21,000, सॉरी, माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट। तो हायर रेट से प्रेजेंट वैल्यू कितना आया था? 39,07,000 इनटू डिफरेंस इन रेट कितना था? 10। तो 10% प्लस, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 7.41, तो ये हो जाएगा 17.41%। दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कई बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, उनको लगता है सर ये तो आईआरआर है। बेटा आईआरआर को ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही, मतलब आईआरआर को ही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। इंडियस 109 में भी तो यही निकालते थे। ठीक है, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड लगाते थे जो वहां लोन की अकाउंटिंग करने में, ध्यान करो, तो वहां पर भी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यही निकालते थे, इसी तरीके से। ठीक, अच्छा कैसे? एक बार जरा फिर से सुन लो बेटा। सबसे पहले किसी भी एक रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, अगर उससे नेट प्रोसीड के बराबर प्रेजेंट वैल्यू नहीं आया तो कोई दूसरा रेट लो, रेट बढ़ा कर लो। ठीक है, फिर आप यहां पर देख लीजिए, मुझे चाहिए 43,50,000 लेकिन लोअर रेट से आया 56,21, तो मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा। जब मैंने रेट बढ़ाया तो 39,07,000 आ गया, 4350 से कम आ गया। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि रेट कहीं ना कहीं 10 और 20% के बीच में है। ठीक है, तो मुझे कम करना था 12,71,000, यानी 56,21,000 में से 43,50,000 माइनस करोगे तो 12,71,000 आ रहा है। तो इतना कम करना था, लेकिन कम हो गया कितना? 17,14,000। तो 10% रेट बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कम हुआ 17,14,000। तो 12,71,000 कम करने के लिए कितना मुझे रेट बढ़ाना पड़ेगा, उसकी के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है,
तो 7.41 हमको परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो सर क्या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही अब बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट होगा? जी हाँ, बोरोइंग कॉस्ट अब 7.4%, 17.41% से कैलकुलेट होगा। एक्चुअल में पे होगा इंटरेस्ट 10% के हिसाब से फेस वैल्यू पर, लेकिन जो बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी वो 17.41% के हिसाब से कैलकुलेट होगी। ठीक है बेटा, पहले तो बोरोइंग कॉस्ट निकालना सीखो, कैलकुलेट करना सीखना है। बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो कैपिटलाइज्ड होगी या पीएनएल में जाएगी, वो बात की बात है। पहले तो कैलकुलेट करना सीखना है। अब डिवेंचर अकाउंट बनाकर दिखाओ अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड से, यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवेंचर अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं मैं आपको। लो जी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, यानी लोन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं लोन अकाउंट। ये लोन अकाउंट है। बेटा वैसे ये इंडेस 23 की बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, मैं बनाकर दिखा रहा हूं आपको। ये इंडेस 109 का काम मैं यहां करके दे रहा हूं आपके लिए। 1/1/2016 को बाई बैंक जो नेट प्रोसीड है वो यहां लिखोगे पहले। कितनी नेट प्रोसीड है बेटा? 43,50,000। ठीक है, 43,50,000। उसके बाद 31 दिसंबर 2016 ये फर्स्ट ईयर एंड होगा। यहां पर बेटा बाई इंटरेस्ट यानी बाई बोरोइंग कॉस्ट किस रेट से? 17.41 के हिसाब से कितना होगा? 43,50,000 पर 7,57,335। उसके बाद इसी डेट को बेटा इंटरेस्ट पे होगा। एक्चुअल में पेमेंट कितना होगा? 5 लाख रुपए। फेस वैल्यू का 10%, फेस वैल्यू का 10%। जो डिवेंचर की फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो 50 लाख का 10%। एक्चुअल पेमेंट ये होगा, जबकि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो ये होगी। यानी इस बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है या इस बोरोइंग कॉस्ट को पीएनएल में लेकर जाना है, ये फैसला तो बाद में होगा, लेकिन जो बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट हुई है वो ये वाली नहीं है, 5 लाख नहीं है। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो। देखिए बैलेंसिंग फिगर निकालो। $46,07,335 ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अच्छा 1117 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 46,07,335 सेकेंड ईयर एंड होगा यहां पर बाई बोरोइंग कॉस्ट एट द रेट 17.41%। बेटा किसका? इस 46,07,335 का, इसका। ठीक है, इंटू 17.41%। ये हो जाएगा 8,02,137। अच्छा, फिर यहां पेमेंट होगा। पेमेंट यहां पर बेटा टू बैंक, जो इंटरेस्ट का पेमेंट होगा एक्चुअल, वो कितना होगा? वो तो 5 लाख होगा, वो 5 लाख होगा। अच्छा, बैलेंस शीट निकालो। यानी सेकेंड ईयर का बोरोइंग कॉस्ट है 8,02,137 रुपए। टू बैलेंस शीट कितना? 46,07,335 प्लस 8,02,137 माइनस 5 लाख। बैलेंस शीट हो गया 49,09,472।
472। निकालिए निकालिए आप लोग भी, आपसे तेजी से तो मैं चल रहा हूं, अब सोचो आप। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों से तेज मैं चल रहा हूं। बाई बैलेंस बीडी, हाँ बिल्कुल बेटा, सही कहा, एग्जाम मेरे को ही देनी। 49,09,472, ठीक है। फिर यहां पर 31 दिसंबर 2018 को बाई इंटरेस्ट एट द रेट 17.41%, ये हो जाएगा 8,54,739। 31 दिसंबर 2018 को फिर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा टू इंटरेस्ट 5 लाख। लो जी, बैलेंस सीडी फिर यहां पर निकालिए, टू बैलेंस सीडी 49,09,472 प्लस 854,739 माइनस 5 लाख, ये हो जाएगा 52,64,211। 1119 को बाई बैलेंस बीडी, ये बेटा मैं आप लोगों के लिए इंडेस 109 का काम करके दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। 52,64,211 बाई इंटरेस्ट एट द रेट 17.41%। इसका 17.41% कितना होगा, ये होगा 9,16,499। 31 दिसंबर 2019 को टू बैंक, फिर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा बेटा 5 लाख। बैलेंस शीट निकालिए, टू बैलेंस शीट। ये बचेगा 56,80,710। 1120 बेटा लास्ट ईयर में पहुंच गए। 56,80,710 ये लास्ट ईयर में पहुंच गए। अच्छा, लास्ट ईयर में बेटा पेमेंट कितना होगा, पहले पेमेंट लिखूंगा मैं। आप सबको पता है लास्ट ईयर में हमको पेमेंट करना है 65 लाख। 65 लाख ये है पेमेंट, और जो बैलेंसिंग फिगर है ना वो लास्ट ईयर में बोरोइंग कॉस्ट निकलेगा। जब मैंने इंटरेस्ट लिख दिया बेटा, बोरोइंग कॉस्ट लिख देना है, कोई बात नहीं है, ठीक है। 31 दिसंबर 2020 को बाई बोरोइंग कॉस्ट जो यहाँ लिखना है वो बैलेंसिंग फिगर आएगा लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में बैलेंसिंग फिगर क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं बेटा, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, यानी 8,19,290 डिफरेंस आ जाता है क्योंकि पॉइंट वगैरह की वजह से, तो लास्ट ईयर में जो बोरोइंग कॉस्ट होता है उसको डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। 56,80,710 इंटू 17.41, तो ये 9,89,000, लेकिन वैसे 8,19,000, कोई बात नहीं, ये डिफरेंस आ जाता है आपका लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होगा, जो बोरोइंग कॉस्ट होगा, वो डिफरेंस होगा। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोग ये लोन अकाउंट बनाते हैं। अब ये जो आपने इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट निकाला है, इसका ट्रीटमेंट करना है, यानी ये अमाउंट पीएनएल में जाएगा या बोरोइंग कॉस्ट मानकर कैपिटलाइजेशन होगा।
यानी क्वालिफाइंग असेट में या असेट में कैपिटलाइजेशन होगा, ये डिसाइड करना है, यही इंड एस 23 आपको बताएगा। ठीक है, इंड एस 23 आपको यही बताएगा। अच्छा, अब कई बार बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर मैंने 50 लाख रुपए की डिवेंचर इशू करी, फेस वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख ही मेरे को मिला और रिडम्पशन भी मैं 50 लाख ही करूंगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो बेटा जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, वही इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इन दैट केस। अभी हम नोट लिखवाएंगे इन सब के बारे में। मतलब जैसे मैंने 50,000 डिवेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 100 पर ही इशू किया, ना कोई अंडर राइटिंग कमीशन है, ना ही कोई इशू एक्सपेंसेस है, ना ही जो रिडम्पशन करूंगा तो भी 100 पर ही करूंगा, यानी 50 लाख की नेट प्रोसीड है, 50 लाख का ही पेमेंट होगा रिडम्पशन पर, और इंटरेस्ट भी 50 लाख पर ही पेमेंट होगा। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। इन दैट केस आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके।